रिएक्शन विद मेटल रह गया था। रिएक्शन विद मेटल में बस वो इतनी सी बात करने के लिए कह रहा है पहले तो कि अगर आप मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सॉल्वेंट ड्राइथर, तो आर और एक्स के बीच में Mg आ जाता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये आर एक्स चाहे एल्काइल हैलाइड हो चाहे एराइल हैलाइड हो, यहाँ पे ये बात नहीं देखने की जी सी एक्स बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का किस्सा भी नहीं है। Mg बीच में आ जाएगा तो या तो ये बन रहा होगा, और अगर एरोमेटिक वाला सीन है तो ये RMgX बन रहा होगा। इसका नाम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो आता है कि जी हाईली वर्सेटाइल रिएजेंट क्यों है। हाईली वर्सेटाइल है मतलब लगभग, अपने कोर्स की बात रखूं तो लगभग हर तरह के कंपाउंड से रिएक्ट कर जाता है, या मुझे ऐसे बोलना चाहिए था लगभग हर चैप्टर में आ जाता है कहीं ना कहीं। कह रहा है वर्सेटाइल एजेंट है, यानी तरह तरह से बिहेव करता है या तरह तरह से रिएक्ट कर सकता है तरह तरह की चीज। तो ये आर तो प्लस इफेक्ट दिखा के कह रहा होगा कि उधर जा किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को। और मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, तो वो कह रहा होगा इधर जा। तो दादागिरी किसकी चले, आर की या एमजी की? एमजी तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव, तो दादागिरी किसकी चल रही होगी? तो ये बॉन्ड हाईली पोलर हो गया, और हाईली पोलर हो गया तो आसानी से टूट जाएगा क्या? क्यों, पोलर का क्या मतलब होता है? जहां कहीं दो लोगों के बीच में पोलराइजेशन हो गया हो तो वहां चलेगी क्या उनकी दोस्ती? तो फिर तो इनकी दोस्ती नहीं चलेगी, आसानी से टूट जाएगी। अब टूट जाएगी के नाम पे ये क्या क्या करता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहा जाता है हवा पानी से बचा कर रखना। हवा पानी से बचा के रखना मीन्स वो हवा से भी रिएक्ट कर जाता है। तो हवा पानी से क्यों बचा के रखना? तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर एक्टिव एच खाता है, और एक्टिव एच खा के आर एच बना लेता है। तो आर एच में आर अगर एल्काइल है तो एल्केन बन गया नहीं। तो ग्रिग्नार्ड का आर एक्टिव एच खाता है। एक्टिव एच किसको कहते हैं? तो उसके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक दी थी, वो एच जो डायरेक्ट ओ को छुए, एन को छुए, या फिर ऐसे कार्बन को छुए जिस पर, तो उस एच को हम एक्टिव एच कहते हैं। अब मैं अगर यहाँ एच रखूं तो ये वाटर हो गया। तो वाटर से वो क्यों बचा के रखना? क्योंकि वो वाटर में एक्टिव एच अवेलेबल है। वो बात मैं मन में सोच रहा हूँ और कहूंगा वाटर से वो रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, आर एच। और अगर मैं 1 मिनट के लिए यहाँ आर कर दूं, एल्कोहल अब भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि क्योंकि एक्टिव एच तो अब भी है। यहाँ मैं एच एच रख दूं तो अमोनिया, तो हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट अमोनिया से भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि उसमें, अगर मैं यहाँ आर कर दूं तो प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन से भी रिएक्ट कर गया क्योंकि उसमें, फिर मैं इसको भी आर कर दूं सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन से भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि उसमें भी एक्टिव एच है। और इसमें कुछ खास मेरे पास करने के लिए नहीं है। इसको बोलूं क्या, एल्क 19, काउंटिंग यहाँ से शुरू करता हुआ आर में जाऊंगा तो एल्क 19, तो एल्क 19 में ही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर एच हो सकता है। बोलिए आ गया क्या? उसने बोला हवा से क्यों बचा के रखना, तो RMgX ये अल्कोहल चैप्टर का मुद्दा है, को अगर हवा मिली तो हवा में O2 होगी। और ये बॉन्ड कैसा था, हाईली पोलर, तो ये टूट जाता है और बीच में किसको बुलवा लेता है? अब ऐसा कुछ रहता नहीं है, वो चीज हाइड्रोलाइज होती है। हाइड्रोलाइज में Mg पर 2+ मान लूं 1 मिनट के लिए दिमाग में, तो +2 पर 1 +2 पर 1 -1 आ गया, हेलोजन पे -1, तो एक माइनस की तलाश उसे और है, क्योंकि Mg के +2 को 2 -2 चाहिए, एक -1 तो आ गया, तो इसलिए वो पानी में से क्या पकड़ लेता, OH-, दिखाना नहीं है माइनस, अपने मन में सोचना है। तो इधर क्या है, H क्या बन गया, OH। तो जब मैं अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने ट्रिक पहले भी याद की हुई है, ग्रिग्नार्ड एजेंट O2 से रिएक्ट करे तो MgX हटकर OH आ जाता है। बोर्ड पे देखो जो मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ऐसे नहीं याद करनी। ग्रिग्नार्ड एजेंट के को O2 से रिएक्ट करने को मिल जाए तो MgX हटकर OH आ जाएगा, समझ गए? उससे क्या होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसा भी अल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे, वो भी आप सबके 1 सेकंड में झटके में काम कर जाएंगे। तो हवा से क्यों बचा के रखना, समझ गए? कि वो हवा की O2 से भी रिएक्ट कर गया और मॉइस्चर पानी से भी रिएक्ट कर गया, तो वो बोले शुड बी स्टोर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशंस। राम को शाम से बचा के रखना क्या मतलब है? दोनों कांटेक्ट में आते ही लड़ते होंगे, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट को हवा से बचा के रखना यानी वो हवा से रिएक्ट करता होगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट को एनहाइड्रस कंडीशंस में स्टोर करना यानी वो पानी से रिएक्ट करता होगा। अब हवा की CO2 से भी रिएक्ट कर जाता था। CO2 में किसी को याद हो तो पढ़ेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे। फिलहाल क्या ट्रिक थी, किसी को याद हो? डायरेक्ट ट्रिक, RMgX जब O2 से रिएक्ट करता था तो MgX की जगह OH आ जाता था। RMgX जब CO2 से रिएक्ट करता था तो MgX की जगह COOH आ जाता था। अब भी नहीं आता, RMgX O2 से रिएक्ट किया तो MgX की जगह
और CO2 से रिएक्ट करता तो MgX की जगह COOH आ जाता। बस कन्वर्जन में मेरे खूब काम आएगा ना। ये रिएक्शन विद मेटल का किस्सा था। रिएक्शन विद मेटल में एक वुड्स रिएक्शन और आती है। तो वुड्स रिएक्शन में RX प्लस 2Na प्लस XR2 तो बैलेंस करना वहां जरूरी भी नहीं है, फिलहाल समझ में आ जाए उसके लिए। ये नेम रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन। क्या होता है, 2Na को 2X चाहिए, एक Na को X चाहिए, तो 2Na को 2X चाहिए, तो दोनों R रोने लगे, दोनों R एक दूसरे से जुड़ गए। तो इस रिएक्शन की क्या खासियत थी, इससे जो एल्केन बनेगा, इससे जो एल्केन बनेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन, ये देखो इसमें 2 कार्बन हुए तो उसमें 4, इसमें 3 हुए तो इसमें 4 हुए तो उसमें तो डबल बना है ना। तो किसी भी चीज का डबल करो, चाहे इवन का डबल करो चाहे ऑड का डबल करो, इवन ही बनता है ना। तो इस मेथड का लिमिटेशन है। अब इसमें एक कहानी छोटी सी और, क्या अगर एक बंदा बोले कि जी मैं एक RX ले लाऊं, एक R-X, तो फिर एक R और एक R-, इसमें 2 कार्बन है मान लो और इसमें 3 कार्बन है, तो कितने का बन गया, 5 का। अभी तो आप कह रहे थे नहीं बनेगा, या तो 5 का बन गया। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपने दोनों अलग अलग लिए तो साथ में फ्री गिफ्ट ये भी मिलेगी, RR प्लस R-R-, ये कंपाउंड भी मिलेगा, ये कंपाउंड भी मिलेगा और ये कंपाउंड भी मिलेगा। मेजर माइनर मुझे नहीं पता कौन सा होगा। क्या हुआ इसमें, लाखों RX में से 2 RX 2 Na के साथ चाय पीने गए, 2 Na 2X छीन कर उनका भाग गए, वो क्या बन गए, RR। फिर 2 R-X करोड़ों में से 2 Na के साथ चाय पीने गए, तो 2 Na उनका X लेके भाग गए, तो वो दोनों R-R, समझ आ रहा है। और एक RX एक R-X और 2 Na चाय पीने गए, भाग गए, तो फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई, अगर आप 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेकर वुड्स रिएक्शन कराने की कोशिश करते हो, तो इन दैट केस मिक्सचर ऑफ एल्केन्स विल बी ऑब्टेन्ड एंड व्हिच इज अगेन डिफिकल्ट टू सेपरेट। मुझे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन मिल जाएगा, जब कार्बन डबल करने हुआ करेंगे मुझे अपने पूरे कोर्स में किसी कन्वर्जन में, तो या तो मैं वुड्स रिएक्शन करता हूँ या मैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की एल्डोल रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन कम ही काम आ पाती है, ज्यादा एल्डोल वाली आती है, लेकिन डबल करने के लिए मैक्सिमम टाइम यही 2 में से कोई एक केस यूज करते हैं। मान लेते हैं ये एल्काइल हैलाइड है और इसकी वुड्स रिएक्शन करनी है, ये एल्काइल हैलाइड है और इसकी वुड्स रिएक्शन करनी है। तो मैंने क्या रास्ता दिया, वहां पेपर में तो बस इतना लिखा गया, ने 2 नहीं लिखा है, 2 नहीं लिखा है, ट्राइथरबीन लिखा नहीं है। तो एल्काइल हैलाइड और सोडियम दिख गया तो क्या करनी है, वुड्स रिएक्शन ही करनी है। ट्रिक क्या दी थी, जो भी CX बॉन्ड बना उस पर परपेंडिकुलर खींच लो। किसी बंदे ने ये वाली फोटो ऐसे भी बनाई हो सकती है, देखो सेम मॉलिक्यूल है दोनों, तो अब वो जिसने ये फोटो बना ली वो CX बॉन्ड पे परपेंडिकुलर ये खींचेगा। एक्स वाली साइड पॉलिश मार दो, एक्स वाली साइड पॉलिश मार दो, ज्यादा लंबी होगी पॉलिश, तो अंदर इमेज क्या दिखेगी, ये पॉलिश का मतलब समझ गया, फिजिक्स का मिरर बन गया। अंदर क्या दिखेगा, ये ओरिजिनल और इसकी इमेज अंदर, ये ब्लैक वाली। इस वाले सीन में क्या होगा, ये दिखेगा और अंदर या नहीं, तो देखना दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसमें भी जाऊं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दोनों कंपाउंड सेम है क्या, नाम क्या, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, अगर एक्स का नाम भी आ रहा है तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आ गया। रिएक्शन विद मेटल का किस्सा बड़े। अब ये रोक के मैकेनिज्म्स पर आते हैं। एक SN2 मैकेनिज्म करना होता है हमें और एक SN1। SN2 मैकेनिज्म की फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंडर, कुछ बुक्स को रहने लगी अब सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर 2 मॉलिकुलरिटी। तो मैंने नंबर 2 में बातें क्या याद की थी, जब 2 कह रहा है तो 1 स्टेप में होती है, केमिस्ट्री वाले उल्टे चलने की नहीं बीमारी है, और जब 1 कह रहा है तो 2 स्टेप्स में होती है। ट्रिक याद रहेगी पहली। दूसरी ट्रिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक किस में होने जा रहा है, एल्काइल हैलाइड में। तो वहां 2 बंदे हैं रिएक्टेंट के नाम पे, एक तो एल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। तो जब सेकंड ऑर्डर कह रहा है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी, तभी तो पार उसका सब 2 बनेगा। और इस केस में रेट के एल्काइल हैलाइड बस न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, तभी तो ऑर्डर 1 बनेगा। ठीक, रिएक्टेंट तो 2 है, पहली वाली में रेट लॉ में 2 ही बंदे आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक ही स्टेप में काम कर रहे होंगे, वही स्टेप स्लोएस्ट स्टेप, वही स्टेप फास्टेस्ट स्टेप, सब वही हो गया होगा शायद। और दूसरी वाली में रेट लॉ में तो पावर 1 ही आ रही है, यानी स्लो वाले स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व रहा होगा। काइनेटिक चैप्टर तो पढ़ लिया, स्लो वाले स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व रहा होगा, तभी तो रेट लॉ में वही आया 1 पावर के साथ। अब दूसरी ट्रिक क्या थी, 1 और 2 में 2 बड़ा और 1 छोटा,
1 और 2 में 2 बड़ा और 1 छोटा, तो मेरे अल्काइल हैलाइड 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये बोल लो ये छोटा और ये बड़ा, प्राइमरी वर्ड छोटा और टर्शियरी वर्ड बड़ा। तो बड़े वाले में, बोलो मुझे तो याद है, बड़े वाले में छोटा वाला, उल्टा चलना है, बस सीधा तो एक ही चलना है, वो तो मजबूरी है, तो रूल है। सीधा क्या चल रहा है कि जी 2 वाले में पावर 2 ही आ रही है, 2 वाले में पावर 1 लाते, तो 2 पावर की वजह से नाम में 2 आया है या नहीं, बाकी सब उल्टा ही चल रहा है। तो बड़े वाले में छोटा वाला, इससे मुझे याद हुआ कि SN2 में मुझे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की फोटो, इसको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि ये जो डैश्ड वर्जन है, ये जो डैश्ड वर्जन है ये आपसे दूर, ये जो बोल्ड वर्जन है ये आपकी तरफ, और ये जो H और ये X के सिंगल बॉन्ड्स हैं, नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, ये ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड या ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये डॉटेड लाइन बोर्ड के पीछे है, बोल्ड लाइन बोर्ड के आगे है। तो किस्सा ऐसे कुछ था, ठीक है जी। ये कौन जो बोर्ड से आगे है, ये कौन, ये कौन और ये कौन, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये X है, ये H है फिलहाल जो प्लेन में आ रहा है। तो प्लेन यहाँ से निकल रहा है, इस वाले पेन और ब्लैक वाले पेन के बीच में से होता, तो ये दोनों फिर पीछे से महाराज आएंगे, महाराज का नाम न्यूक्लियोफाइल। ये कौन है, नन्ना सा H, ये भी कौन है, नन्ना सा H, और ये कौन है, थोड़ा बड़ा सा R। ये दो नन्हे नन्हे H होने की वजह से इसको पीछे से आने की जगह, अगर ये तीनों ही H हो तो और आसानी से आ जाएगा। अगर ये तीनों R हो जाए, मोटा सा R, मोटा सा R, मोटा सा R, तो न्यूक्लियोफाइल को बीच में घुसने में, तो इसलिए वो पीछे से अटैक नहीं करेगा अगर ये तीनों। तो यहां से मुझे याद होना शुरू हुआ कि टर्शरी वाले में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू सेरिक हिंड्रेंस, ठीक। प्राइमरी वाले में वो हिंड्रेंस सबसे कम होगी, इसलिए उसमें पीछे से वो अटैक कर पा रहा होगा, पीछे से अटैक कर पा रहा होगा। तो ये NU नेगेटिव साहब बोले हम पीछे से आ रहे हैं, किसके पीछे से, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड के ठीक पीछे से। तो ये एक अजीब किस्सा था। NU नेगेटिव बोला मैं C से अभी जुड़ा नहीं हूं, जुड़ रहा हूं। X बोला मैं X नेगेटिव बन के अभी निकला नहीं हूं, निकल रहा हूं। और ये महाराज बोले मैं यार, मैं H, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो जहां है वहीं है बस। तो ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए सचमुच में। अगर मैं इनको डॉटेड को बोर्ड बना दूं तो फिर तो कार्बन की वैलेंसी 5 जैसी लग रही है, तो कुछ बनती ही नहीं है। तो इसको उन्होंने नाम इंटरमीडिएट नहीं बोला, इंटरमीडिएट हमारे यहाँ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल को बोलना, इसको वो क्या कहेगा, ट्रांजिशन स्टेट। और इसकी शक्ल ना तो रिएक्टेंट जैसी रही ना ही प्रोडक्ट जैसी रही। अब ये ट्रांजिशन स्टेट देखते ही देखते छाता उल्टा हो गया था आंधी चलने से, अम्ब्रेला अब इनसाइड आउट, अम्ब्रेला का अंदर वाला हिस्सा बाहर आ गया, और इसको केमिस्ट्री में हमने क्या बोल दिया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ। तो छाता क्लियर है या बनाऊं उड़ाऊं, क्लियर है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है, SN2 मैकेनिज्म में होता है, नहीं यही का। और रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट किस पे कर रहा है, रेट में एक ही स्टेप में ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसलिए रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो रेट लॉ में दोनों ही आ गए, और दोनों ही आ गए, इसलिए पार्स कसम हो गया। कोई दिक्कत, मेरे कोर्स में, मेरी बुक में शायद ब्यूटाइल ब्रोमाइड का BuBr का रिएक्शन NaCN या KCN से मैकेनिज्म मांग रहा है वो, इसका याद आया किसी को एक्सरसाइज में। तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इस R का नाम ब्यूटाइल ब्रोमाइड के केस में इस R का नाम क्या कर दूं, प्रोपिल C3H7। तो 3 कार्बन इसमें, चौथा ये, और यहाँ क्या लगा दूं, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं C3H7 लिख दूं, यहाँ पे मैं Br लग दूं, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया नहीं। और न्यूक्लियोफाइल NaCN में कौन, KCN में कौन, कल पढ़ गए थे या नहीं। तो यहाँ पर कौन, TN नेगेटिव आ गया, यहाँ पे कौन CN नेगेटिव, और वहां पे कौन Br नेगेटिव, हाँ या नहीं। तो नहीं यही तो पढ़ाया था, कोई भी नहीं बोला सर, एक तो बोल देता। ये क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, और KCN में तो साइनाइड बनता था। Ag लव्स N, Ag वाले केस में N से जुड़ता था, KCN ही है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाना तो कैसे लिख के दिखाना है, क्योंकि अटैक किधर से होगा, और यहाँ पर फिर क्या दिखाना है, और फिर यहाँ पर CN,
तभी तो ये नाम क्या होगा इसका, जब CN करके लिखूंगा यहाँ N और फिर C के उधर से पढ़ूंगा तो CN बोलेगा ना। क्या प्रोडक्ट का नाम? ब्यूटाइल साइनाइड। और KCN में साइनाइड बनते थे ना, आइसोसाइनाइड। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात तो यही थी कि सब गलती करके क्या आएंगे, यहाँ CN नेगेटिव लिख के आएंगे। और अभी देखने में फील क्या दे रहा है, जैसे आइसोसाइनाइड है, जबकि है ये साइनाइड, क्योंकि अटैक C की साइड से करने वाला। ये ट्रिक ध्यान देने की थी इसमें। हो गया पूरा हर तरह से। रिएक्शन के दौरान आयंस बने, कार्बोकेटायन बना, नहीं बना। हो गया सर बड़े। ये इन्वर्जन वर्ड समझ आ गया कि इन्वर्जन हुआ है? जिसको डाउट हो तो ये कौन था एक बार को देख लो। ये समझ गया 3 बॉन्ड मेरी तरफ झुके हुए, और ये कौन है? X। और जब रिएक्शन हो गई तो ये है X, और ये सब इधर, इधर से कौन आया? न्यूक्लियोफाइल आते ही ये भाग गया। अब इनके बॉन्ड तो कम हुए, तो ये उधर चला गया। तो छाता, पहले छाता से, फिर अम्ब्रेला इनसाइड आउट। इसको बोला था इन्वर्जन ऑफ। SN1 किसमें होगा? 1 वाला, छोटा वाला किसमें होगा? बड़े वाले में। बड़ा वाला यानी टर्शियल कैलोलाइड। टर्शियल कैलोलाइड के नाम पे क्या लूं? C पर। ये बनाने की ट्रिक पता है ना, शुरू में नैरो होता है फिर ब्रॉड, क्योंकि आपसे दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है तो दूर जाने पर छोटा होता जा रहा होगा या नहीं? ये R डैश लिख दिया मैंने, ये R डबल डैश लिख दिया, और ये R ट्रिपल डैश। जरूरी है क्या तीनों R अलग अलग हो सकता है इनमें से 200 में, हो सकता है 300 में, हो सकता है एक भी सेम ना हो। स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बॉन्ड टूट रहा है, क्यों? पिछले वाले में क्यों नहीं टूटा? दो तरह से बात है। इसमें पीछे से अटैक क्यों नहीं कर गया? क्योंकि स्टेरिक इंट्रेंस है। फिर उस वाले में ऐसे क्यों नहीं टूट गया? कि उस केस में जो कार्बोकेटायन बनता वो प्राइमरी बनता, जो लीस्ट स्टेबल होता। इसमें क्यों बनने को तैयार हो गया? कि तो ये अजीब अजीब सी बात बना रहा है। क्या दिखा रहा है कि X नेगेटिव निकलने पे C पे प्लस आ गया, X नेगेटिव अलग हो गया। और ये जो है इसमें सचमुच में अब ये डॉटेड बोर्ड दिखाने नहीं चाहिए इसे, क्योंकि अब ये कैसा हो गया? प्लेनर। पेपर की प्लेन में अब ये तीनों बॉन्ड्स कार्बोकेटायन बन गया। तो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस? क्योंकि एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदे ने लूट लिए, दोनों को सेम बिहेवियर। जब सेम बिहेवियर मिलता है तब तो फ्री रेडिकल बनते हैं, जब होमोलिसिस होता है। यहाँ तो आयंस बने, तो दिस इज हेटेरोलिसिस। इट रिक्वायर एनर्जी और इट रिलीज एनर्जी, तो बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगा, इसलिए प्रोसेस स्लो है, एंडोथर्मिक है। ठीक। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये स्टेप 1 हो गया, स्लो स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में तड़फ रहा होगा बुरी तरह कौन? कार्बोकेटायन। क्या कह रहा होगा? मुझे प्लस चार्ज बन के नहीं रहना है, आपने जबरदस्ती मुझे प्लस चार्ज बना दिया। तो फौरन दौड़ के कौन आया? न्यूक्लियोफाइल। कह रहा तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। दोनों में रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, कैटायन एनायन की रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन सार, तो इसलिए ये स्टेप फास्ट हो गया। अब ये प्लेनर है मॉलिक्यूल, सेंटर पे कौन लिखा है? यहाँ पे एक R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, ऐसे कुछ मान लो। तो ये प्लेन में है, न्यूक्लियोफाइल इधर से आए या इधर से आए? मान लो ऐसे झुकाव होते तो न्यूक्लियोफाइल कहता है इधर को तो थोड़ी, मैं तो इधर से आऊंगा। या ऐसे मुड़े होते तो कहता उधर को तो थोड़ी भीड़ मिलेगी ना पास पास को, मैं तो इधर से आऊंगा। लेकिन जब ये बिल्कुल प्लेनर है तो आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी। और अगर ऐसा कुछ है तो देखना ये सीन बन गया क्या? डॉटेड वाला R था, फिर बोल्ड वाला R डबल डैश, जो भी नाम लिखे हैं बस वही वाले लिख देना, रट्टा मारने का कुछ नहीं है उसमें। R ट्रिपल डैश, और इसी की मिरर इमेज बना देना। इसकी मिरर इमेज ये हो गई क्या? बोलो, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? तो यहाँ पे इन्वर्जन भी हुआ और रिटेंशन भी हुआ। सोचो, इसकी X की जगह NU यहीं की लग जाती, वाला बन जाता, और पीछे से आगे लगता तो ये वाला बन जाता। तो यहाँ इन्वर्जन भी हुआ और रिटेंशन भी हुआ। रिटेंशन मतलब जैसा है ये वाला ट्रांसपेरेंट सा है, तो पीछे वाला मान लो यहाँ से आया न्यूक्लियोफाइल, तो ये गया, ये गया, ये गया, पीछे रह गया मैडम या नहीं? बोलो, पीछे वाला पीछे ही रहा, आगे वाला आगे रहा, बस वो पहले में इधर झुका हुआ था। ठीक है, तो आगे पीछे नहीं आएगा बस। तो इसमें इन्वर्जन भी हुआ, और इन जनरल वो क्या बोलता है, क्या होता है? रेसमाइजेशन हुआ। रेसमाइजेशन हुआ मतलब इन दोनों की 1:1 है। अब ये एक आगे की बात है चैप्टर की, जिस कार्बन पर 4 चीजें अलग अलग लगी हों उस कार्बन को कायरल कार्बन कहता है, और वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। कार्बन को कब? तो इसका मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे काम नहीं करता, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड पे करता। तो चारों चीजें अलग लगी हो तो वो कार्बन और वो मॉलिक्यूल, और कायरल मॉलिक्यूल उसे कहेंगे जिसमें सिमेट्री, तो चारों अलग अलग है तो सिमेट्री होगी ही नहीं।
और वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज, तो ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो ये दोनों सेम नहीं, अलग अलग माने जाएंगे, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रोडेटरी होगा तो कोई एक डेक्स्ट्रोडेटरी। कौन होता है? जो प्लेन पोलराइज नाम की कोई लाइट होती है, दिमाग मारने का टाइम नहीं है, जरूरत नहीं है, पूछेगा नहीं। जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में घुमा दे वो डेक्स्ट्रोडेटरी, और जो लेफ्ट में घुमा दे वो लेवोडेटरी। लेफ्ट एल, लेवो एल, और डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी या प्लस से प्रेजेंट करता है, और लेवोडेटरी को, मान लो ये वाला डेक्स्ट्रो है, मुझे देखने से नहीं पता चल सकता कौन डेक्स्ट्रो है, मान लो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवो है। 500 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो में रहे तो 500 ही लेवो बनेंगे, और 500 लेवो बने तो 500 ही, तो इसका इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। इक्विमोलर मिक्सचर ये कहेगा जितने मॉलिक्यूल्स कहेंगे राइट में घूमो, उतने मॉलिक्यूल्स लाइट को कहेंगे, पोलराइज लाइट को कहेंगे लेफ्ट में घूमो, लाइट क्या कहेगी? मैं घूमती ही नहीं। तो ये मिक्सचर क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, और मिक्सचर का नाम रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ एक पेज है, अगर ये तीनों आर अलग अलग नहीं होते, इनमें कोई सेम हो जाते, तो फिर ये हमारी सारी ये इसकी मिरर इमेज में सारा किस्सा खत्म हो गया था। क्यों? फिर वो इधर वाला भी उधर वाला भी प्रोडक्ट तो सेम ही होना था, क्योंकि अगर इन दोनों तीनों में से कोई भी दो सेम हो गए या तीनों सेम हो गए, तो फिर ये दो मॉलिक्यूल जो मैं अभी अभी बोला था अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई दो या तीन सेम हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे पे, और जैसे ही सुपर इम्पोज हो गए तो हम क्या कहेंगे? तुम दोनों तो सेम ही हो। तो फिर उसमें तो रेसमिक मिक्सचर नहीं मिला। हाँ या नहीं? उसमें रेसमिक मिक्सचर नहीं मिला। आया? दोबारा बोलूं? सबको क्लियर हो गया क्या कहा? रेसमिक मिक्सचर जब कहेंगे जब ये तीनों आर अलग अलग होंगे, क्योंकि तीनों आर अलग अलग हुए तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल को अलग अलग मॉलिक्यूल मानना पड़ेगा, कायरल मॉलिक्यूल्स मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनमें से एक प्लेन पोलराइज्ड को राइट घुमाएगा तो दूसरा। अब बाई चांस मैं थोड़ा कलर बदल के बात बड़ी सी करके बोलता हूं, मान लो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दोनों में से कोई भी नहीं घुमाएगा। क्यों? इस मॉलिक्यूल को घुमा के रखोगे तो वो इसके ऊपर सुपर, यानी ये दोनों सेम या डिफरेंट? अब दोनों सेम हो गए तो एक ही तरह का मॉलिक्यूल तो मिला, इक्विमोलर मिक्सचर तो नहीं मिला। और उनमें से क्या कोई एक भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा पा रहा? कोई एक भी। क्यों बोल रहे हो? जब दोनों हैं ही एक ही तरह के, तो एक ही तरह के तो हैं। वो एक तरह का भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा पा रहा है क्या? क्यों? कायरल मॉलिक्यूल ही नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन कायरल ही नहीं है। कार्बन कायरल क्यों नहीं है? उसमें दोनों आर तो सेम है। अब आगे कहानी, तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाना फिर तो ये नहीं है कि SN1 में रेसमिक मिक्सचर, लेकिन ये बात जरूर है कि इसमें रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। रिटेंशन क्या मतलब? इसी मॉलिक्यूल में एक्स हट के बस NU आ गया, और इस मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हुआ होता तो ये वाला बनता, तो इन्वर्जन भी हुआ और रिटेंशन भी हुआ। अब लेकिन उनमें से दो आर सेम हुए, तीन आर सेम हुए, तो वो इन्वर्टेड और रिटेंशन वाला मॉलिक्यूल दोनों सेम ही होंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, SN1, SN2, वन छोटे वाला किसमें होगा? तो ये अजीब कहानी है जो मेरे कोर्स से आगे चली जाएंगी, लेकिन मेरे को करना पड़ेगा सिर्फ ऊपर ऊपर से। SN1 के होने के चांस टर्शियरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में सबसे कम। SN2 होने के चांस प्राइमरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में उससे कम। तो मैंने टर्शियरी का पढ़ाया, सेकेंडरी को तो बताया नहीं, तो सेकेंडरी में कौन सा होगा? पता नहीं। आइदर बाय SN1 और बाय SN2, सॉल्वेंट वगैरह वगैरह कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा। आया भी तो हसीयत क्या, सेकेंडरी में कौन सा होता है? आइदर बाय SN1 और बाय SN2, बस। एलाइल हैलाइड में कौन सा होगा? अब याद करो कल का। एलाइल हैलाइड में एक्स प्राइमरी कार्बन को छू रहा, तो प्राइमरी वाले में कौन सा होता है? SN2 होगा या नहीं? नहीं, इसमें SN1 होगा प्राइमरी होने पे भी, क्योंकि एक्स नेगेटिव निकलने के बाद कार्बोकेटायन प्राइमरी होने के बावजूद स्टेबल हो गया था ड्यू टू रेजोनेंस। एक्सेप्शन याद आ गया। इसी तरह से CH2X यानी बेंजाइल हैलाइड, एक्स कैसे कार्बन को छू रहा है? प्राइमरी। होना क्या चाहिए था? SN2, लेकिन होगा क्या? SN1, क्योंकि एक्स नेगेटिव के निकलने के बाद C पे प्लस आएगा और वो प्लस पूरे रिंग में रेजोनेट कर जाएगा, तो दोनों केस में प्राइमरी कार्बोकेटायन होने के बावजूद SN1 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बन रहा है। कुल मिला के SN1 होने की शर्त क्या हुई? कि कार्बोकेटायन स्टेबल वाला होना चाहिए। SN2 के लिए शर्त क्या हुई? CX बॉन्ड के पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके, उसके लिए भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए। हो गया। अब एक लास्ट बात इससे रिलेटेड, क्या SN1 मैकेनिज्म के दौरान, आयंस बने हैं धड़ल्ले से खूब खूब, जी भर भर के? हाँ, ये कार्बोकेटायन सब नहीं मामला आयंस ही है। तो SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटिक मतलब तो H+ दे सकता है, वहां दिमाग मत मारो, बस इतना कि क्यों पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस आयंस के बनने बनाने को फैसिलिटेट करती है। समझ आई बात आ रही है? नहीं, आयंस पानी में घुलते थे या बेंजीन टॉल्यूइन?
नमक पानी में घुलता है बेंजीन टॉल्यूइन में आसानी से। तो पानी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया बार बार। पानी ने क्या किया, अपने ओ Na+ की तरफ घुमा दिया। ये पानी है, पानी ने अपने ओ क्योंकि ऊपर और Cl- में पानी ने क्या किया था, अपने H उसकी तरफ घुमा दिए थे। और इस दोस्ती का नाम सॉल्वेशन और रिफाइंड हाइड्रेशन। सॉल्यूट की पानी के साथ दोस्ती का नाम सॉल्वेशन हाइड्रेशन। इन जनरल कोई सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट पानी हो जाए तो, और इस दोस्ती, दोस्ती मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से केमिस्ट्री में एनर्जी, अट्रैक्शन से केमिस्ट्री में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, रिलीज। तो सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, रिलीज मेरी जेब में आ रही है, मेरी जेब से जा रही है। जेब में वाला आने वाला माल तो कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, वो सबको पता है। रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान आयंस बन रहे हैं, और आयंस का बनना फेवर्ड होता है कैसे सॉल्वेंट में, क्यों होता है समझा दिया। आयंस उनको, भाई Na+ से Cl- टूट के आयन बनाना। NaCl तो न्यूट्रल था, जब वो टूट के आयन बने होंगे तो गम बना रहे होंगे दोनों नहीं। Na+ क्या, मेरा Cl- साथी छूट गया, Cl- मेरा Na+ आने छूट गया। पानी ने कहा नहीं छुप रहो, गम मत बनाओ, मैं अपने Na+ की तरफ से क्या किया, मैं अपने ओ तुम्हारी तरफ कर देता हूँ, तुम उनसे साथ दोस्ती कर लो। Na+ हो तुम और मेरे ओ नेगेटिव जैसे है, स्लाइड नेगेटिव है ना। और Cl- जो गम बना रहा था Na+ के अलग होने का, पानी ने कहा गम मत, मैं अपने H तुम्हारी तरफ कर देता हूँ। तो इस बात को मैंने क्या बोला, आयंस की फॉर्मेशन फैसिलिटेट होती है इन, तो आयंस कौन से मैकेनिज्म में बन रहे हैं, SN1 में, SN2 में। तो SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स में हम वुड्स करके रुक गए थे। तो वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लिया था, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लिया था, सोडियम मेटल लिया था और ड्राई ईथर ली थी। तो Na2X लेकर भाग गया था और प्रोडक्ट का नाम एल्केन था, प्रोडक्ट का नाम एल्केन था। अब कहानी में स्विच क्या कर रहा है, ये बोला मेरे को एल्काइल हैलाइड के बजाय एराइल हैलाइड कर दो, मेरे को भी एराइल हैलाइड कर दो। तो हमने कहा आप क्या करेगा, कहता कुछ नहीं करूंगा तो वही जो पहले किया था, 2Na लेके भाग जाएंगे। प्रोडक्ट का नाम डाइफिनाइल या बाइफिनाइल इसका कॉमन नेम, जबकि फिनाइल में हम कोई नाम छोड़ते नहीं, अगर ये सच है तो फिर तो इसका नाम डाइमिथाइल। डाइमिथाइल पढ़ा कभी, ना पढ़ा ना पढ़ेंगे, तो एक कॉमन नेम में चलेगा, कहता चलने तो चलो कोई बात नहीं, इस केस में एक ही तो किस्सा है, उसमें तो रो पड़ते सारे सिमेट्रिकल गेम्स का नाम ही फिर उलट पुलट हो जाता। तो ये अकेला इसलिए बोल दिया डाइफिनाइल चलेगा, लेकिन असली नाम क्या, फिनाइल किस पे लगा, बेंजीन पे, तो फिनाइल बेंजीन। तो इसका नाम हो गया रिएक्शन का फिटिक्स रिएक्शन। तो वुड्स और फिटिक्स में क्या फर्क है, वुड्स में एल्काइल हैलाइड और फिटिक में, फिर एक रिएक्शन है वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक में आधा वर्ड वुड का आधा वर्ड फिटिक का, तो क्या करें, एक रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड। अब यहाँ पे मेरे को लगता है बुद्धू बना रहा हमारा, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, RR भी बनना चाहिए, डाइफिनाइल भी बनना चाहिए और ये भी बनना चाहिए, कोई बुक वाला दे ही नहीं रहा हमारे लेवल पे, तो ठीक है भाई हम भी नहीं देते, बनेंगे जबकि वो भी। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हेलोएरिन्स। तो कल वो साहब दुखी हो रहे थे कि दोनों लिखने हैं या एक लिखना है या तीनों लिखना है। एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली। एक दो रीजन कल करा दिए थे, पहला क्या, पहला प्रायोरिटी वाइज ही बोल रहा हूँ कि 1 मार्क्स में आया एक ही लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा, ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। फिर दूसरा मैंने बोल दिया था ये कार्बन, उससे क्या हुआ था, CX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ गई थी, वो अपने दिमाग में रखनी है बात, क्योंकि sp2 वाला कार्बन छोटा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल छोटा, तो छोटा है तो मजबूत है, तो दो किस्से किए थे कल। तीसरा किस्सा उसने क्या बोला, बढ़िया से सोचा जैसे कवि कल्पना करता है, इमेजिनेशन पोएट का, कहता है देखो यहाँ सारे में 3 लोन पेयर है और यहाँ सारे में कौन है, ये 11th क्लास बेंजीन सैंडविच, बन तो खाया, बन को बीच में से काटा, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, बीच में फिर हमने वो रखा था अमूल चीज स्लाइस, पतला सा आता है तो बस वो बाजार से अमूल ने नया डिजाइन निकाला, वो तो स्क्वायर आता है, हमारा रेक्टेंगुलर, अभी हमने इसके बीच में डाल दिया, क्या बन गया, बेंजीन। कैसे, क्या हो रहा है, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर घूम रहा था, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे घूम रहा था, और यहाँ, और आप न्यूक्लियोफाइल से कह रहे हो जा भाई एलाइल एलाइड में अटैक कर दे, वो क्या कहेगा, वहां सारे में मुझे नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है और मेरे पे भी मैं नहीं जा सकता, रिपल्शंस। तो ड्यू टू पॉसिबल रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच क्लोरोबेंजीन एंड हेलोबेंजीन एंड इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। तीसरा रीजन समझ आया, बिल्कुल पिक्चर इमेजिनेशन करी ना कभी, केमिस्ट्री थोड़ी कम लग चले। और एक किस्सा उन्होंने बना रखा है जो मेरे हिसाब से यूजलेस है रीजनिंग के लिए, इस बात की, कह रहा अगर यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल गया तो सी पे प्लस आएगा, इसका नाम फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल कार्बोकेटाइन की फोटो सचमुच में ऐसी सी होगी, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर प्लस हो या माइनस हो वो खुश नहीं होता, तो फिनाइल कार्बोकेटाइन अनस्टेबल, तो फिनाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा,
नहीं बनेगा तो इस बात से क्या लेना कि एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। इसका तो इस बात से लेना है कि एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हुआ तो SN1 नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोकैटायन जो बन रहा है अगर बनाता तो अनस्टेबल है। तो ये किस बात के अगेंस्ट में जाता है, या फेवर में जाता है कि एराइल हैलाइड्स में SN1 मैकेनिज्म क्यों नहीं होता कि जी फिनाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, फिनाइल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। तो बुक वाले ने इतनी सफाई दी नहीं, उसने बोल दिया जी ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता, उसमें एक पॉइंट ये भी लिख दो, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन, SN1 रूल्ड आउट, SN1 होने का तो कोई चांस ही नहीं। डन। किस्सा क्या एक अजीब सा था, अजीब सा किस्सा वो ये सुनाता था जो हमारे पेपर में खूब घूम फिर के आता रहता है, रीजनिंग का क्वेश्चन बन के भी आता रहता है, रिएक्शन की फॉर्म में भी आता रहता है। आ गया सर किस्सा याद या नहीं आ गया? कि 3 नहीं 4 क्लोरोबेंजीन बनवाता था, 3 हो गए, और चौथी बार पहले वाले का नाम क्लोरोबेंजीन, दूसरे वाले का नाम पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इस वाले का नाम ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अरे ऑर्थो पैरा तो तभी तक लगता है जब तक बेंजीन में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन गा रहे हैं मेरे साथ, या इसको मजबूरी में नंबर में जाना पड़ेगा, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इससे हमने कहा कि तेरे पास NaOH भेज रहे हैं, OH Na की पुराना शौक है, एल्कली मेटल का पुराना शौक है, हेलोजन लेके भाग जाएगा, तो यहाँ फिनॉल बन गया या नहीं? अभी अभी तो बोला एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, CH बॉन्ड एक्वायर्स। फिर यस सर क्यों बोल रहे हो? तुम भी और भी बोले थे, बस हमारे से आके टकराई, नहीं हो सकता। फिर क्या करें? ड्रास्टिक कंडीशन करो, जोर जबरदस्ती का नाम ड्रास्टिक कंडीशन है इसके यहाँ। 623 केल्विन, मेरे सिर पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और इसके सिर पे बेचारे के 300 एटमॉस्फेयर। इतना प्रेशर कर दो तो बेचारा CL बॉन्ड भी CCl बॉन्ड भी इन हालात में टूट जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है, OH जब आ गया, ये फिनॉल जो बन गया, दिस इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल में इतनी अच्छी खासी एसिडिक नेचर है, इसमें अगर आप ब्लू लिटमस डालते हो तो रेड हो जाता है। अब फिनॉल बोला मैं एसिड, डिक और बीकर में जिसमें पढ़ा उसमें कौन, NaOH, तो मैं एसिड वो बेस, हम फौरन मिलके मौका मिलने से पहले सॉल्ट बना लेते हैं, तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनोलेट, दोनों नाम। अब मुझे चाहिए फिनॉल ही नेक्स्ट चैप्टर में कन्वर्जेंस करने के लिए, तो उसने यहाँ पर ये 1 लिखना था, यहाँ 1 2 नहीं लिखना था, 2H प्लस, तो H+ या H3O प्लस, यानी जो प्रोडक्ट बना उसका H3O प्लस के बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर दो। कैसे मीडियम में कर दो? एसिडिक मीडियम में कर दो। तो हाइड्रोलिसिस की ट्रिक क्या सिखा रखी है? नहीं, इस बार तो बोली नहीं। A और B नाम के 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ और मुझे ऑर्गेनिक में उसका हाइड्रोलिसिस करना। इन चारों में से कुछ अलग नहीं हो रहा होगा और वो आप कोई बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी कर लेगा। एक साइड H दे दो, दूसरी साइड OH दे दो, या इधर OH दे दो उधर H दे दो, या इधर H2 दे दो उधर O दे दो, या इधर O दे दो इधर H2 दे दो। 4 में से कोई एक केस होगा। मुझे कौन सा करना है कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आसान सी बात है, अगर AH और BOH नाम की चीजें पहले से सुन रखी हैं तो इधर H उधर OH कर दो, नहीं हो रहा सुनी हुई तो इधर OH उधर H देके देख लो। AOH सुना हुआ है, BH सुना हुआ है, दोनों सुने हुए तो सेकंड केस हो जाएगा। वो भी नहीं सुने तो एक साइड H2 दूसरी साइड O देके देखो। अब देखो मेरा काम बनेगा केस फंडामेंटल से। मैंने इसको काट के इधर पहले OH दिया, मान लो बुद्धू बनते हुए जानबूझ के, और उधर H, इधर क्या बना बेंजीनिंग पे OOH और उधर NaH। तो NaH तो सुना 10th पढ़ी होगी, सोडियम हाइड्राइड, लेकिन बेंजीन पे OOH तो पढ़ा नहीं, फेल हो गया। चलो इधर H उधर OH, इधर फिनॉल उधर NaH, दोनों सुने हुए हैं और NaH सही है हटाना है, तो इसलिए मीडियम क्या कर दो, तो उस NaH को लेके भागा चला जाएगा और मुझे क्या मिल गया, फिनॉल। तो मुझे 2 स्टेप में नहीं दिखाना, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा यहाँ 1 और 2 लिख के ये गायब कर देता हूँ और सीधा फिनॉल। आ गया बनाना या नहीं? अब जब एक NO2 लग गया, कहाँ लगाया था पहले, पैरा, तो क्या हुआ, रिएक्शन हो गई 443 केल्विन पर ही। क्या 2 बात फर्क आई, टेम्परेचर 623 के बजाय और प्रेशर भी नहीं लगाया, बस क्या लिखना है 443 केल्विन और नंबर 2 H+। क्या होगा यहाँ पर Cl की जगह OH आ जाएगा, लेकिन जो NO2 है वो लगा रहेगा। तो मेरे दिमाग में खुराफात जो पैदा हुई है सबको देख के, इसका मतलब NO2 के लगने से रिएक्शन आसान हो गई, परेशानी कम हो गई। लोअर टेम्परेचर प्रेशर मेंशन नहीं है, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे ही हो रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कम हो रहा है। फिर जब 2 NO2 लग गए, यहाँ पे भी लगा हुआ NO2, तो 368 केल्विन पे ही काम हो गया। याद रखने की ट्रिक भी बोली थी, 3 का टेबल 369, 368 के बजाय 369 लिखा तो काट देगा क्या, और H+, फिर रिएक्शन हो गई, लेकिन अब 2 NO2 लगे रह जाएंगे, लिखूं या आ रहा है? और तीसरी बार जब 3 NO2 लगे थे, NaOH की भी जरूरत नहीं है, बस वार्म वाटर डालने से ही काम हो गया। वाटर ने OH नेगेटिव नाम का न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करा दिया। तो क्या हमने इसमें से निकाला था, प्रेजेंस ऑफ NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑन बेंजीन, क्योंकि N पर लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा,
वो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर नहीं देगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहे होंगे। तो मैं यहाँ मेटा डायरेक्टिंग नहीं बोलना, यहाँ पे रेजोनेंस दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ मेटा थोड़ी ला रहा हूँ। तो लेकिन है बेसिक बात वही। तो एन पे लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर नहीं जाएंगे रिंग से, तो इसका मतलब बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। खींच रहा है मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो क्या जनरलाइजेशन बोला है उसने, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ हेलोबेंजीन फैसिलिटेट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जितने ज्यादा लगाते जाएंगे उतना आसान होता चला जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन की रीजनिंग आती है क्यों। तो क्यों के नाम पे याद हो जिन्होंने वो फोटो देखा, वो बेंजीन का वो फोटो देख के तो बीपी डिस्टर्ब हो जाता वाला, याद आ गया, हो गया डिस्टर्ब। तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना सर, मैं स्टेटमेंट क्या बोलूंगा रेजोनिक स्ट्रक्चर के साथ साथ, क्योंकि ऐसा तो बहुत कम ही हुआ कि उसने रेजोनिक स्ट्रक्चर बनाने को बोला, स्टेटमेंट खूब सारी बार पूछा। तो इस पे अटैक करने के लिए मान लो न्यूक्लियोफाइल के नाम पे OH नेगेटिव आ रहा, तो न्यूक्लियोफाइल को कैसी जगह चाहिए, प्लस या माइनस। तो ये वाले बॉन्ड को मैं यहाँ किसका दूं, जैसे कि यहाँ नेगेटिव और वहां पॉजिटिव आती है, क्या बन गया, चलो एक मिनट, Cl और ये OH और यहाँ नेगेटिव, C पे नेगेटिव आ गया, यानी कार्बन आयन। यानी फिर दूसरी फोटो क्या होगी, जब प्लस होता था यहाँ तो इसको अपने पास बुलवाता था, अब नेगेटिव है तो ये आगे जाएगा। तो ये कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से छूटा, पीछे छुड़ाना तो धक्का दो, और पॉजिटिव से पीछे छुड़ाना है तो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन्स लो। तो अब इसने आगे भेजे, तो इसने कहा मैं आगे भेज दूंगा, क्योंकि मैं भी सेल्फिश हूँ, इंसानों से काफी इन्फ्लुएंस है। तो अब क्या हुआ इसमें, एनायनिक कार्बन सॉरी कार्बन आयन पर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया नहीं, तो वो इसको नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के पी के वर्ड लगा देता हूं मैं, पी जाएगा और पी के इसको शांति दे देगा क्या। और अगर ऐसे में यहाँ भी NO2 लगा होता तो और शांति मिल जाती, और अगली फोटो में ये नेगेटिव इधर जाएगा या नहीं, और जब इधर जाएगा तो बोलिए, अगर इधर भी NO2 होता तो शांति। तो याद है आप समझ गए, जिसमें 3 NO2 लगे थे वहां पे तो कार्बन आयन फॉर्म्ड इज मोस्ट स्टेबल, जब 2 लगे हैं तो लेसर स्टेबल उससे, और जब 1 लगा तो और लेसर स्टेबल, और जब 1 भी नहीं लगा तो स्टेबल। तो जब 1 भी नहीं लगा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे मुश्किल 623 केल्विन 300, जब 1 लग गया तो 423 केल्विन 468 केल्विन 423 केल्विन, और जब 2 लग गए तो 368 केल्विन, और जब 3 लग गए तो आया। अगली फोटो में क्या करूंगा, इसको इधर इसको इधर, तो बीच में 1 मिनट के लिए वो रेजोनेंस हाइब्रिड याद है क्या बनाता, कप बनाता, कप। कप किसे कहते हैं, तो ड्राइंग में सड़ा हुआ सा कप, कप प्लेट नहीं बना करना। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ नेगेटिव है या नहीं, तो पूरे रिंग में तो नहीं है, यहाँ तो नहीं आया, तो इन्होंने मजबूरन इन पे कोई तरीका नहीं बना, इन्होंने इसको ऐसे दिखा दिया हाइब्रिड पे। जबकि कोई कह सकता है जी नेगेटिव यहाँ है यहाँ तो नहीं है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा, तो उन्होंने आधा कप बना दिया, ये Cl ये OH और NO2 एक जगह लगाना, भाई एक जगह 2 आया तो तू बना देंगे दोबारा 2 NO2 के साथ, 3 NO2 के साथ आया तो जुगा तू बना देंगे, बस हर जगह हर बार हर सेक्शन में 3 NO2 लगाते जाएंगे। ये कौन हाइब्रिड, और फॉरन क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर, तो Cl नेगेटिव निकल लिया, और ये बॉन्ड इसमें नहीं दिखाना था मुझे, इसमें दिखाना था, है ना, कि इधर और Cl नेगेटिव निकल लिया, Cl नेगेटिव निकल लिया, बॉन्ड इधर आया, तो क्या बन गया OH। लास्ट वाले स्टेप को स्लो बोला था फास्ट, ये अजीब बात है, याद रखने की बात है, और ये स्लो। पाई बॉन्ड को तोड़ने का जुगाड़ किया जा रहा है, टूटे तो मैं हूं, ये तो आयन बनाया था वैसे, आया सर या नहीं। तो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट के नाम पे, कार्बन आयन फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल हो जाएगा, और रिएक्शन उतनी फैसिलिटेट हो जाएगी, उतनी इजीली हो जाएगी। हो गया, कोई मुश्किल अक्षर बनाने को आए नहीं है कभी, लेकिन आ जाए तो बना देंगे क्या। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 किस्से कौन कौन से पढ़ेंगे, चैप्टर मेरा खत्म हो गया, बस पॉलीहेलोजन कंपाउंड 5 मिनट के लिए बताने के लिए रह गए, वो कल हो जाएगा। 5 रिएक्शन पढ़ाऊं क्या, नहीं सर आप कराना नहीं चाह रहे, बोलो सर रिएक्शन कौन कौन सी थी। पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम पे 5 रिएक्शन गाना गा के सुनाई गई थी। हेलोजिनेशन, जिसे इन जनरल मैंने क्लोरीनेशन Cl2FeCl3, दूसरी नाइट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेटिक मिक्सचर से, तीसरी सल्फोनेशन कॉन्क H2SO4 से, फिर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जनरली किससे करा देते हैं CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, और फिर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। हाँ क्या, तो Cl कौन सा डायरेक्टिंग था, एक्टिवेटिंग था या डीएक्टिवेटिंग था, तो ये विचित्र प्राणी था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद, लेकिन इस केस में हमें उस डीएक्टिवेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जब रेट कंपेयर करने हो तब होता। तो फिर Cl की ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पर, और मैक्सिमम केसेस में पैरा वाला मेजर होता, प्रोडक्ट का नाम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन,
दूसरे वाले का पैराडाइक्लोरोबेंजीन। मैं इसी में बना के दिखा रहा हूँ, गंदा कर रहा हूँ इसी में। यहाँ पर जब नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ NO2 और ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन कराऊंगा तो यहाँ SO3H और यहाँ SO3H। अब नाम बोलो। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड बड़ा ग्रुप है। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव माना जाएगा, तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो लगा, और दूसरे वाला पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब फिडर ग्राफ कराऊंगा तो यहाँ CH3 ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन नहीं, अब टोलवीन बोल दूंगा इसको, और टोलवीन की ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो, ऑर्थो क्लोरोटोलवीन और पैरा क्लोरोटोलवीन। और आखिरी वाले की फोटो बना देता हूँ, आखिरी वाले का नाम राइबेना, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफेनॉन। गुड, इसका नाम एसिटोफेनॉन हमने लिमिट पेज पे भी लिखा, तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफेनॉन और साथ में पैरा क्लोरो एसिटोफेनॉन। हो गया, चैप्टर खत्म। कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड आ गए थे बस। देखो सर, मीथेन का एक बार क्लोरीनेशन करके CH3Cl, एक बार और करके CH2, तो इस CH2Cl2 को उसने चमकाया क्या कह के, मिथाइलिन क्लोराइड। और IUPAC में आएंगे तो क्या कह रहा है, डाइक्लोरो मीथेन। अब जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसके ऊपर जनरली तो क्वेश्चन आ नहीं रहा, प्रिपरेशन आती है तो प्रिपरेशन में आपको सारी करा रहा हूँ। यूजेज आता है तो एक कॉमन यूज पूरे चारों चैप्टर में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज उसने पूछा, अगर वो लिक्विड है और आपको किसी भी तरह ध्यान आ जाए कि लिक्विड है, तो उसका एक यूज देना, इट इज यूज एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज यूज एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जो दूसरा यूज है वो तो यूनिवर्सल है, किसी में भी फिट कर दो, इट इज यूज टू सिंथेसाइज लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट कंपाउंड था आपका क्लोरोफॉर्म शायद, तो Cl2 का फर्दर क्लोरीनेशन किया, तो अब वहां पे आपका प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गया, तो आप क्या करेंगे, इस तरह किश्तों में नहीं दिखा रहे होंगे आप, सीधा यहाँ से एक बार क्लोरीनेशन, दो बार क्लोरीनेशन, तो सीधा आप लिखोगे 3Cl2H न्यू, तो सीधा क्लोरोफॉर्म बना देंगे। क्लोरोफॉर्म भी लिक्विड है तो यूज एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाएगा, टू सिंथेसाइज लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस क्लोरोफॉर्म के ऊपर दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चंस और बनते हैं। वो दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चंस क्या, कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल में स्टोर करते हैं और उस क्लोरोफॉर्म की बोतल में थोड़ा सा इथेनॉल मिला देते हैं, थोड़ा सा इथेनॉल मिला के रखते हैं, तो क्यों? तो जवाब आता है कि क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीजन खाने को मिल जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये जो CH है ना, C पे जो H है वो H के बजाय किस में बदल जाता है, OH में। समझ रहे हो? C पे जो H था उसके बीच में कौन आ गया, O। और ये जो चीज है ये कुछ है नहीं, ये अपने आप में अनस्टेबल है, और ये ऑटोमेटिकली इसमें से HCl निकल के COCl2 बन जाता है, और इसका नाम है फॉस्जीन गैस, जो कि पॉइजनस है। तो क्लोरोफॉर्म की बोतल दो चार बार आपने खुल बंद की तो अंदर ऑक्सीजन तो चली गई होगी, और अगर डार्क कलर की बोतल नहीं है तो कुछ लाइट भी जा सकती है अंदर, तो लाइट जाने पर अंदर क्या बन सकती है, पॉइजनस गैस, फॉस्जीन गैस बन सकती है। तो इससे बचने का उसने क्या तरीका बताया, कि अगर आप क्लोरोफॉर्म की बोतल में इथेनॉल मिलाए हुए हैं, क्या मिलाए हुए हैं, इथेनॉल, तो वो जो थोड़ा बहुत इथेनॉल आपने उसमें मिला रखा है वो फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्ट करके डाइथाइल डाइथाइल कार्बोनेट बना लेगा, और जो कैसा, नॉन पॉइजनस। देखो बैलेंस बैलेंस भी वैसे तो बैलेंस करना नहीं होता ऑर्गेनिक में, तो डाइथाइल कार्बोनेट नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो दोनों Na की जगह दो इथाइल आ गए, दोनों Na की जगह दो इथाइल आ गए, इसलिए डाइथाइल कार्बोनेट। ठीक है सर। अब क्लोरोफॉर्म का भी अगर आप फर्दर क्लोरीनेशन कर देते हो तो क्या हुआ था, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो फिर से एक लिक्विड है, यूज एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इसके यूजेस में एक इंपॉर्टेंट यूज हुआ करता था, वॉज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, वॉज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, और बाकी तो हो जाएगा ये सॉल्वेंट है और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने के काम आता। इसी में फिर वो एक नाम दे रहा फ्रियॉन्स, फ्रियॉन्स कौन थे हमें सबको पता, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एक खास प्रॉपर्टी क्या, नॉन टॉक्सिक, नॉन कॉरोसिव, किसी तरह से कोई नुकसान नहीं देती, बस नुकसान क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीट करती है, अदरवाइज हमारे लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं है। और फ्रियॉन्स में पॉपुलर सबसे कौन, फ्रीऑन 12। यूज क्या है इसके, यूज एज रेफ्रिजरेंट, मेन यूज क्या है, यूज एज, तो रेफ्रिजरेटर्स में और एसीज में यूज हुआ करती थी, अब बंद करते जा रहे हैं, नए जो आ रहे हैं उनमें नहीं आ रही है। अब आपका कंपाउंड जो बचता है डेट इज DDT बस, या और भी कुछ, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में करते हैं, तब तक बस फॉर्मूला याद रखना है। आयोडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड है, येलो पाउडर है, जिसमें से स्लोली आयोडीन रिलीज होती रहती है, तो इसलिए इट वाज यूज एज एंटीसेप्टिक पाउडर। बीटाडीन में भी आयोडीन रिलीज हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो ये भी यूज एज एंटीसेप्टिक पाउडर, लेकिन इसका यूज अब नहीं कर रहे क्योंकि इसमें बहुत बैड स्मेल है, इसमें बहुत बैड स्मेल है। और कोई छुटा तो नहीं मतलब DDT के सिवा,
अब डीडीटी आपके वाइवा के लिए भी एक बार को इम्पोर्टेंट है, वाइवा में भी आपसे वो पूछ सकता है अगर ऑर्गेनिक कुछ वाइवा चल पड़े तो। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल। बहुत ध्यान से देखें तो ट्राइक्लोरो इथेनल 1 2 2 मेंशन करना जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पे तो 3 सीएल लग नहीं सकते, या नहीं, एक भी सीएल नहीं लग सकता क्योंकि आपने ये छटा के सीएल लगा दिया तो फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा। तो इथेनल है तो सीएचओ तो रहना ही रहना। तो अगर फिर भी मन कर रहा हो तो 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनल। तो क्लोरल को इथेन ट्राइक्लोरो इथेनल को हम कॉमन में क्या कह रहे हैं, क्लोरल। उसको ट्रीट कराता है वो किससे, 2 मॉलिक्यूल बेंजाइल क्लोरोबेंजीन से और कॉन्क एस्टोसोफोर से। क्या निकल गया है, क्योंकि कॉन्क एस्टोसोफोर इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो CCl3 आगे क्या CH, और CH पे कौन, 2 बेंजीन रिंग, CH पे कौन, 2 बेंजीन रिंग। क्या हो गया, पैरा पैरा डैश, एक का पैरा दूसरा का पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो डाइक्लोरो का डी, डाइफिनाइल डाइफिनाइल का फिर से डी, और ट्राइक्लोरो टी, और फिर इथेन का ई। तो DDT, ई में ई नहीं भी बोलो तो भी टी के साथ ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस हो रहा था। तो DDT स्टैंड्स फॉर ट्राइक्लोरोइथेन। यूज क्या था मेन, एज इंसेक्टिसाइड, और मच्छरों को मारने के लिए स्पेशली काम आया था जब कभी दुनिया में कोविड की तरह से, उससे भी खतरनाक तरह से शायद मलेरिया फैलाता था। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, 2 आएंगे इनमें से कोई, मैंने तीनों लिख दिया। वो कह रहा है जी गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, या इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल आयोडाइड, कुछ भी करके आ गया, बस एल्काइल हैलाइड है उनमें से एक, तो आप क्या डालने वाले हैं, एक्वस NH। कल पढ़ लिया था, परसों पढ़ लिया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर सब में C2H5 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 बन जाएगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट फिलहाल उसमें नहीं है। यहाँ साइड प्रोडक्ट NaCl, यहाँ साइड प्रोडक्ट NaBr, और यहाँ साइड प्रोडक्ट Na। पेपर में ऐसे ही लिख के आ रहे होंगे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा, जो भी आ गया 2 उनमें से, इन तीनों में से। यह दोनों एरो पे लिखेंगे बार बार, तो मैंने एक बार लिख दिया प्लस, और यहाँ भी C2H5OH प्लस, फिर यहाँ से एरो खींचेंगे इसी तरह से जैसे मैंने खींचा। अब ध्यान दे रहे हो, मैं सोडियम हैलाइड से एरो खींच रहा हूँ। आपके पास तो दोनों का मिक्सचर है, तो आप सचमुच में तो मिक्सचर में डाल रहे हो, समझाने के लिए ऐसे लिख देते हैं। इसमें आपने डाला एक्वस AgNO3, तो यहाँ AgCl व्हाइट पिपिट, गहराई में तो ये तो सॉल्युबल इन NH4OH, जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा हमारा। यहाँ AgNO3 डाला तो AgBr लाइट येलो। पहले भी कई बार बात हो गई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आके फिर से बात करनी पड़ेगी, इसलिए जाग जाइए। AgI पेल येलो। क्या कहा था हमने, पीरियोडिक टेबल में पहले Cl है, फिर Br है, फिर I है, फिर I है, तो इनके सिल्वर सॉल्ट्स ये हो गए। तो ये व्हाइट शर्ट थी, थोड़े दिन बाद लाइट येलो हो गई थी, थोड़े दिन बाद पेल येलो हो गई थी, उस सीक्वेंस से मुझे याद आता था। टेस्ट समझ गए कैसे आएगा, कैसे लिखना है, क्या बात समझ आई या नहीं। ओके, दे गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड इथाइल क्लोराइड। क्या करो, क्लोरोबेंजीन एंड इथाइल क्लोराइड यही कर दो, क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो सिल्वर नाइट्रिक, ये वहाँ पे फिनॉल प्लस NaCl बनाएगा नहीं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट डालने से उसमें कोई प्रेसिपिटेट आया नहीं होगा। आ गया। एक तो ये, एक दूसरी कॉमन एरर जो आप करके आते हैं वो ये कि बेंजीन से हाँ क्लोरोबेंजीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना, तो आप कहते हो कि जी AgNC लगा दो, AgCN लगा दो, क्योंकि AgCN से क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो ये आपकी फेवरेट है, पता नहीं क्यों, आइसोसाइनाइड बनाने के लिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एराइल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता ही नहीं। आपने सिर्फ उतनी बात ध्यान रख ली कि जी AgCN से NC आइसोसाइनाइड बनता, लेकिन किस में बनता, एल्काइल हैलाइड में बनता है, ना कि, ठीक है। खूब इंपॉर्टेंट बात थी, बार बार ऐसे कह के याद दिलाता था और आगे भी दिलाऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर के एंड वाली 3 रिएक्शन, इनका बेचारी का नाम ही यही पड़ गया, और चारों चैप्टर में जिन्होंने काम किया हुआ, हाँ कन्वर्जेंस में तीनों रिएक्शन बार बार अलग अलग तरह से फंसती रहती है। तो क्या है किस्सा, RC∼N यानी एल्काइल साइनाइड या फिर एल्केन नाइट्राइल, इसको कहाँ से रिड्यूस करूं, किस से रिड्यूस करें इस कंपाउंड को, H2SO4 रिडक्शन भी करता है क्या पूरे कोर्स में कभी कहीं, हाँ कुछ नहीं याद, तो ब्रह्मास्त्र लगा दो सीधा कि वो तो काम कर ही जाएगा। कुछ याद आया, ये क्या रिएक्ट करके बनाते हैं आपस में, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर का मुद्दा है, लेकिन 10th में भी पढ़ के आया मैं, ये दोनों चीजें रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड, और कौन हट गया, नेसेंट H, जो H2 बन जाएगा, लेकिन इस केस में वो नेसेंट H, और हमें भी क्या चाहिए रिडक्शन के लिए, नेसेंट H, या फिर कुछ बुक्स में है सोडियम और मर्करी कलर, वो कोई जरूरी बात नहीं, लिखो तो नहीं लिखो तो, और क्या फिर जल्दी बोलो सर, मुझे तो याद है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम,
सबसे पहले डिजिगेंट तो ये मिले थे 10th क्लास में वनस्पति घी बनाते वक्त, या फिर सर का ब्रह्मा सही। तो क्या होगा यहाँ पे CN में 2 पाई वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, कमजोर है क्योंकि वो 2 बॉन्ड टूटे तो 2 कुछ इधर और 2 कुछ इधर जुड़ना पड़ेगा जिससे वैलेंसी पूरी हो जाए। तो प्रोडक्ट इज RCH2NH2 यानी प्राइमरी एमीन। तो साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी एमीन बनेगा। साइनाइड के रिडक्शन से, क्या फिर से साइनाइड लिखा है? अब इससे हमने इसमें कॉन्क HCl डाला था। कॉन्क HCl में पानी बहुत सारा, पानी थोड़ा सा, थोड़ा पानी है तो थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस कैसे? पूरा तो नहीं काटा, पार्शियल। तो क्या था, इतना तोड़ने से कुछ जाना पहचाना? हाँ, RCONH2। साइनाइड किसको बोलूं? थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है। अब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया डाइल्यूट HCl से। डाइल्यूट HCl में तो बहुत सारा पानी, तो बहुत सारे पानी ने क्या दादागिरी दिखाई? वो बोला कि मैं ये तीसरा वाला बॉन्ड भी काट दूंगा। और हमने बोला फिर इधर क्या दें? NH2 मुझे दिख रहा है, तो मेरी बुद्धि काम कर रही है, तो मैं इधर H दूं जिससे NH3 जाना पहचाना, इधर OH दूं तो RCOOH जाना पहचाना। तो डाइल्यूट HCl ने ज्यादा पानी दिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल एक तरह से। हाँ या नहीं? क्या बन गया सर? RCOOH। दुनिया भर के कन्वर्जन अकेले इसी बात पे भरे पड़े, अगर याद आ रहा हो। अब हमने कॉन्क HCl से भी पूछ लिया, तेरे अंदर पानी डाल दें तो क्या होगा? कहेगा क्या होना है? काटो, इधर H, इधर OH, क्या बन गया? RCOH। तो भी RCOH। अब इसमें ये बात है कि वो आगे जाके बढ़ने में आप डाइल्यूट, फिलहाल तो लग रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। बोलो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं है दोनों बार, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो। बस उसमें फर्क दिक्कत क्या आएगी कि ये एसिड बनने के बाद उस एल्कली से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, जो मेरे किसी कन्वर्जन में सॉल्ट बनाने को तो आता नहीं है, तो इसलिए मैंने एसिड वाला ही याद कर रखा है। हो गई 3 रिएक्शन याद। क्या है अगर बिना देखे बोले तो? साइनाइड का रिडक्शन करने से प्राइमरी एमीन, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो किससे होता है? जो किससे होता है? गाड़ी एमाइड पे अटक जाती है। और अगर डाइल्यूट HCl कर ले तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होते हुए गाड़ी आ गया। एक रिएक्शन जो एमीन्स चैप्टर में पढ़ाता है, लेकिन क्वेश्चन इसी की लेसन की एक्सरसाइज में डाल देता है, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, फिर भी इसको नेम रिएक्शन कैटेगरी में रखा जाता है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पे भी खूब क्वेश्चन बनता है, नहीं तो मेरे केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में मैं इसे फंसा लेता हूँ किसी ना किसी तरह। तो आपने क्या लेना होता? प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन की खास बात क्या कि वो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, लेकिन होना है प्राइमरी अमीन। और बाई चांस हमने कल या परसों सीख लिए थे, प्राइमरी अमीन वो होते हैं जब NH2 ग्रुप प्राइमरी कार्बन को छू रहा हो। कौन होता है प्राइमरी अमीन? जब अमोनिया का एक H हटा हुआ हो, या कह दूं N पर 2 H बचे हुए हो। N पर 2 H बचे हुए हैं, N पर 2 H बचे हुए हैं, इसलिए प्राइमरी अमीन। अब इस प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म डालते हैं और KOH डालते हैं। कुछ बुक्स में अल्कोहलिक वर्ड लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा हुआ है, और उसको वार्म करते हैं। तो मेरी वो वाली बात की, हमारी पूरी ऑर्गेनिक में एल्कली मेटल को जब भी हेलोजन दिखता है वो से लेके भाग जाता है। तो एल्कली मेटल भी दिख गया था और हेलोजन भी दिख गया था। चाल मैंने 3 क्यों चली समझ गया, क्योंकि 3 Cl भगाने के लिए, तो 3 के Cl भाग गए। अब यहाँ ध्यान देना है कि कितने H, एक, कितने H मिला के 3, कितने OH? यस सर, नहीं वैल्यू बोलो। 3H और 3OH, 3H2O, क्या रह गया? RN। सब साफ है बाकी तो? इसमें से सब कुछ साफ है सिवाय C के, चिपका दो लाके। कौन बना? एल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर एल्काइल आइसोनाइट्राइल, या फिर कार्बाइल अमाइन, या फिर कार्बाइल अमाइन। खासियत क्या है इनकी? ये कोई सा भी आर हो, कोई सा भी आर हो, ये सब बैड स्मेलिंग होते हैं, इसलिए एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। एज ए प्राइमरी अमीन को किसी और से डिस्टिंग्विश करना हो तो इसे यूज कर सकते हो। प्राइमरी अमीन के केस में ब्लड स्मेल आ जाएगी, और कोई जो है उसमें बैड स्मेल। और इसी का हमने एक इस्तेमाल और किया था, इसको हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर लिया था। मान लीजिए पेपर में आ जाता CH3Cl और CHCl3 को कैसे डिस्टिंग्विश करो, तो हम दोनों में प्राइमरी अमीन डालेंगे। प्राइमरी अमीन स्पेसिफिकली लिख दोगे कोई, C2H5NH2 C3NH2 करके कोई भी, तो जो प्राइमरी अमीन यहाँ डालेंगे वही प्राइमरी अमीन यहाँ डालेंगे। फिर इसमें भी KOH डालेंगे अल्कोहलिक, और इसमें भी, क्योंकि टेस्ट करते वक्त जो ट्रीटमेंट एक को देते हैं वही दूसरे को देते हैं। क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं होगा, और यहाँ, क्योंकि कंपाउंड तो पता नहीं है कौन है। ऐसे तो ये पता है आपको, आप हम लोग कंपाउंड भी बना सकते हैं। मान लो आप ये C2H5NH2 लेके चले तो क्या बना दोगे? C2H5NC। हाँ या नहीं? और साथ में क्या चमका दोगे बड़ा बड़ा? बैड स्मेल। और जब बैड स्मेल आ गई तो
यहाँ कुछ नहीं आया, तो जिसमें से बैड स्मेल आई वो तो हमने बदमाशी के साथ इस्तेमाल कर लिया कार्बाइल एमाइन रिएक्शन का, किसे डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्लोरोफॉर्म को किसी और हेलो कंपाउंड से। समझ गए? मेरे ख्याल से तो इतना ही है। किसी को कोई और टर्म बात याद आती होगी ये छूट गई है चैप्टर की तो बोल दो जल्दी से। हाँ जी, ये बच गया स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट बच गया स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में मुद्दे की बात अगर मैं अपने बोर्ड की करूं तो बस इतनी सी है, जिस कार्बन पर 4 चीजें अलग अलग लगी होंगी उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन हो वो कभी भी अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है। दिमाग मारने की फालतू जरूरत अब नहीं है, पहले बहुत मार चुके। तो अपनी मिरर इमेज सुपर नहीं हो रहा, तो ये दोनों में क्या रिश्ता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एनेंशियम ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्यों? इनमें से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसको डेक्स्ट्रो कहेंगे, तो ये पक्का एंटी क्लॉक घुमाएगा, इसको लेवो कहेंगे। अगर ये लेवो होगा तो फिर ये डेक्स्ट्रो होगा। हम नहीं देख के बता सकते कौन डेक्स्ट्रो कौन लेवो। तो बस मेरे पेपर में तो क्वेश्चन आया तो इतना आ रहा होगा, या तो डेफिनेशन पूछ रहा होगा वो कायरल कार्बन की, कायरल मॉलिक्यूल की, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की, डेक्स्ट्रोरेटरी की, लेवोरेटरी की, या फिर वहां मॉलिक्यूल छाप के पूछेगा जी बताओ इनमें से कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या चेक करेंगे? जिस भी मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन दिख गया, एक कायरल कार्बन दिख गया वो, और जिसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी वो अकायरल मॉलिक्यूल। समझ गए? कायरल का मतलब एसिमेट्रिक, जिसमें सिमेट्री नहीं हो, इसको कहीं से भी काटो इसमें सिमेट्री नहीं है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो कायरल इज एसिमेट्रिक और अकायरल इज सिमेट्रिक। अजीब बात है, कायरल इज एसिमेट्रिक और अकायरल वर्ड जो होता है डेट इज सिमेट्रिक। तो यहाँ ए लगा है तो वहां नहीं लगा। समझ गए? यहाँ ए नहीं लगा तो यहाँ लगा है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, एनेंशियोमेरिज्म के लिए क्या शर्त? कि मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सिमेट्री नहीं होगी तो पक्का वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज, और नहीं होगा तो वो दो अलग अलग कंपाउंड्स माने जाएंगे, सेम नाम वाले, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले, लेकिन दो। ठीक है जी, हमारे पेपर के क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, इतनी बात सही। डेफिनेशन कायरल मॉलिक्यूल की, द मॉलिक्यूल व्हिच इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड, it is optically active. What do you mean by optically active compound? Compound which can rotate plane polarized light is called optically active compound. And what is dextrorotatory laboratory? Compound which, yeah, optically active compound which rotates plane polarized light towards right hand side या clockwise is called dextrorotatory, and which rotates anti clockwise or left hand side is levorotatory. ये जो की दो definitions कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आ जाएगी। बस वहां यहाँ होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डेफिनेशन डिट्टो यही रहने वाली है। जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कायरल हो भी सकता है, मॉलिक्यूल एज होल कायरल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन है वो मॉलिक्यूल हर हाल में कायरल मॉलिक्यूल होगा। मैंने बोला जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन हो वो हर हाल में ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक्टिव एक्टिव होगा, यानी वो हर हाल में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, यानी वो हर हाल में अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज। लेकिन जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है उसका पक्का नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। साहब का नाम टार्टरिक एसिड था, इसकी ये जो कार्बन है या नहीं है, ये वाला सी कितने, ये वाला सी जिन चीजों को छू रहा है वो सब अलग अलग है क्या? और ये वाला सी जिन 4 चीजों को छू रहा है वो भी आपस में चारों, समझ गए ना? एक H है, एक OH है, एक COH है और एक कितना बड़ा दाम, जहां में तो इन चारों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं। तो इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? टार्टरिक एसिड है, तो फिर इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? गारंटी नहीं है, क्योंकि जिनमें एक होगा वो कंफर्म है, ये नहीं है क्योंकि इसमें देखो प्लेनोसिमेट्री है। प्लेनोसिमेट्री समझ गए? जो इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड प्लेनोसिमेट्री किसे कहते हैं? जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो जब हो गया डिवाइड तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक हो गया मतलब अकायरल हो गया। अकायरल हो गया मतलब अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमाएगा। तो हमारे यहाँ 2 वाले आते ही नहीं। मीजो फॉर्म पेपर में नहीं आएगी सर, ये वाली फॉर्म मीजो फॉर्म है जो फोर्थ पेपर नहीं है इस वक्त। क्या है? मीजो। कि अगर मैं इसको और इसको इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स कर दूं तो जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उस मिक्सचर का नाम रेसमिक मिक्सचर होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, आधे मॉलिक्यूल कह रहे हैं +30 डिग्री घूमो मान लो, तो आधे कह रहे हैं -30 घूमो, तो नेट तो इसको बोला था ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। कौन? रेसमिक मिक्सचर, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक मॉलिक्यूल कंपनसेशन दूसरे मॉलिक्यूल ने दूसरे की पहले ने कैंसिल कर दी, इसलिए इसको बोला है एक्सटर्नल कंपनसेशन या इंटरनल कंपनसेशन। अब इस मॉलिक्यूल में क्या है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन, तो ये वाला अगर लाइट को कह रहा है क्लॉक घूम तो ये वाला हिस्सा कह रहा होगा एंटी क्लॉक घूम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की, देख लो मिरर है या नहीं। अगर इसको मिरर मानोगे तो जो उधर है वो इधर आ रहा है नहीं। तो अब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री है। तो अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ जी? इसमें तो 2 कायरल कार्बन है, फिर भी क्यों हो गया?
एक जवाब तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दूसरा जवाब ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, एक हाफ कह रहा है क्लॉकवाइज घूम, दूसरा हाफ कह रहा है एंटी क्लॉक घूम, तो मॉलिक्यूल घूमा ही नहीं, इसको बोलते हैं मीजोफॉर्म, इस फॉर्म का नाम है मीजोफॉर्म एंड इट इज ऑप्टिकली इनेक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से की रोटेशन को कैंसिल कर रहा है। डन। हंस का रिएक्शन कोर्स में नहीं है सर, सैंपल पेपर वाले को तो सैंपल पेपर तो दिखाना है कि जी मेरे सैंपल पेपर में कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता। 6Ag6Cl लेके भाग गए, क्या बन गया? तो एक भी रिएक्शन है किसकी क्लोरोफॉर्म, हंसी का रिएक्शन में क्या लिया हुआ, सिल्वर सॉल्ट लिया हुआ सर, हंसी का रिएक्शन में क्या क्या लिया हुआ मुझे याद नहीं आ रही, CH3COOAg प्लस, बस हो गया काम। इसमें क्या है, सिल्वर सॉल्ट को लेने पे सिल्वर सॉल्ट को तो हेलोजन, सिल्वर को तो हेलोजन मिलेगा, वो बोलेगा मैं तो AgBr बनाऊंगा, CO2 बोला फिर तो मेरा तुम ये हाल करोगे, COOBr बनाओगे, फिर तुम Ag भगा दिया तो वहां Br, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, Ag प्लस हटकर Br नेगेटिव, सवाल ही नहीं है। उसने कहा मैं दूसरा रास्ता निकाल लेता हूँ, क्या मैं बीच में से CO2 को ही धक्का दे देता हूँ, अब CH3 तो पकड़ लेगा Br, पढ़ा है ना कंपाउंड, तो ये कंपाउंड पढ़ा है क्या, तो जुगाड़ भी तो सेट है, जुगाड़ से काम बन जाते हैं आधे तो ऑर्गेनिक में, नहीं आई पकड़ में, तो इस सेक्शन का नाम बोरोडीन हंसदिकर सेक्शन है, मेरे पेपर में नहीं आएगी।